गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे बुक बी का। ओके, पावर रिसोर्सेस। ओके, इसमें हम पावर रिसोर्सेस के बारे में जानेंगे, जिसको कि पावर रिसोर्सेस को चैप्टर में दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द अदर वन इज़ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी कि हम बहुत लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं। ओके, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्स हैं जो कि हम बहुत लंबे समय से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जिसमें लाइक पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया। ओके, ये सारी चीज़ें जो है हम बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं। ओके, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि अब जो आने वाले समय में शायद हमें उन्हीं सोर्स ऑफ एनर्जी पे रिलाई होना पड़े, क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल है, एग्जॉस्टेबल है, और आने वाले समय में वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती हैं इस वजह से। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। वाटर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी और पावर प्ले ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। वी नीड टू हीट टू कुक फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अप आवर होम्स। एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज के समय में। ओके, हीट एनर्जी से हम अपना खाना बना पाते हैं, और लाइट इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट एनर्जी से हम हमारे घर को रोशन कर पाते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करते हैं। ओके, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, अगर कुछ घंटों के लिए हमसे अगर लाइट चली जाती है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम नहीं कर पाते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा व्हीकल्स जो हैं जिस पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई होते हैं, कहीं भी जाना होता है तो हम व्हीकल्स पर से जाते हैं। सो हम व्हीकल्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्यूल पे रन करते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल। ओके, सो हीट एंड इलेक्ट्रिकल आर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट आर नीडेड। और जो हमारे व्हीकल जो रन करते हैं वो हीट एनर्जी पे रन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल और हीट एनर्जी ऐसे टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए रहती है, चाहे वो एग्रीकल्चरल फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल फील्ड हो, चाहे वो डोमेस्टिक होम्स हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो। हर जगह आइदर वी वांट हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सारे सेक्टर्स चाहे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन या फिर डोमेस्टिक, हर जगह ये दो एनर्जी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। सो द कॉमन सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो कॉमन सोर्स जो हमारे अभी पास में है जिससे कि हम हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, आइदर फायरवुड, ओके, लकड़ी से, कोयले से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैसेस जो अवेलेबल हैं, उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। दिस सोर्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे हैव बीन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये सारे सोर्सेस को हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं बिकॉज बहुत ही लंबे समय से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम फायरवुड के बारे में पढ़ेंगे। फायरवुड आज भी मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज, गाँव के इलाकों में आज भी चूल्हे पर ही, लकड़ी का जो चूल्हा होता है, लकड़ी से जो जलता है, उसी के चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता है। In India, firewood is a common source of energy which is used as a fuel for cooking food. Okay, as much as 50% of the energy village comes from firewood. जैसे मैंने आपको बोला कि आज भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज है जहाँ पर चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता है, तो उसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। चूल्हा जो उनको जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और विच इज़ और जिससे कि हमें हीट एनर्जी मिलती है। However, it is not very convenient और इको-फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। हालांकि ये बहुत एक कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं माना जाता, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, पहले आपको लकड़ी बिनना रहती है, फिर उसको जलाना रहता है। सो काफ़ी परेशानी होती है। इनफैक्ट जो लेडीज़ जो इसमें काम करती हैं उनको बहुत सारी अदर बीमारीज, डिजीज़ से भी उनको जूझना पड़ जाता है, जैसे लाइक सांस की परेशानी होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, इनके अलावा ये नेचर के लिए भी अच्छी नहीं, दे आर नॉट इको फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा धुआं उठता है विच इज़ अगेन हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट। Collecting and using firewood for cooking can be very time consuming. Moreover, burning firewood in chula releases carbon monoxide in the air which results in the pollution and high levels of greenhouse gases. जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा समय लगता है इकट्ठा होने में, इसके बाद जब चूल्हे को जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती है। सो यूजिंग, अगर हम वुड फायर भी यूज़ करें तो कहीं ना कहीं हम डिफॉरेस्टेशन का हिस्सा होंगे, क्योंकि हमें लकड़ी जो मिलती है वो पेड़ों को काटने के बाद ही मिलती है। पेड़ों को काटने से टाइप ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कहीं ना कहीं हम हमारे नेचर को हार्म कर रहे हैं, हमारे ट्रीज इस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे, मतलब इफेक्ट डलता है।
नाउ कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस आर अदर कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इनके अलावा खाना बनाने के लिए अदर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो आपके नेचुरल गैसेस हो गए, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उन पे बहुत सी जगहों पे लाइक सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में उन्हीं पर खाना बनता आ रहा है। इनके अलावा कोल और पेट्रोलियम भी है जो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इन सभी जो चीज़ हैं, चाहे वो कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, सब इनको हम फॉसिल फ्यूल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुराने हमारे डेड डिकिंग प्लांट एनिमल्स हैं, इनके अंदर जो अर्थ प्रेशर की वजह से जो डिफरेंट चेंजेस आने की वजह से ये फ्यूल्स बने हैं, और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, दिस फॉसिल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूल। और इन्हीं जो सालों साल ही जो डेड डिकिंग प्लांट एनिमल्स जो मर गए हैं, जो कि हमें ज़मीन में दफन हो गए, इनको सालों साल अर्थ की हीट प्रेशर झेलने के बाद ये जो फ्यूल बने हैं, इसको बनने में सालों साल लगते हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेस लिमिटेड है, और जिस तरीके से हम आज की तारीख में जितने हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस रेट से हम यूज़ कर रहे हैं उस रेट से ये वापस फॉर्म नहीं होते, वापस से मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे वापस फॉर्म होने में। तो कहीं ना कहीं एट ए पर्टिकुलर टाइम हमारे पास ऐसा रिस्क है कि एक ना एक दिन ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। और इस पर साइंटिस्ट ऐसा माना जाता है कि द नेक्स्ट 30 ईयर्स तक जो जितने फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल हैं, जितने फ्यूल्स है, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस हो, वो 30 to 35 ईयर्स के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, ओके। इसमें हम कोल के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि कोल का यूज़ कैसे किया जाता है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, कि हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सो कोल जो है हमें एबंडेंटली नेचर में पाया जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो कि हमारे घरों तक सप्लाई होती है। एज एन एस्टिमेशन ऑलमोस्ट 50% जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो थर्मल पावर प्लांट की वजह से बन रही है। बाकी रेस्ट 50% उसमें कॉम्बिनेशन है हाइड्रो पावर प्लांट का, जिसको डैम रिजर्वायर में जो हाइडल पावर जो प्लांट होते हैं उनसे बनती है, विंड एनर्जी से बनती है, और सोलर एनर्जी से बनती है। बट जो मेजर डोमिनेशन है वो आज भी कोयले का ही है। ऑलमोस्ट 50% जो है वहाँ पे कोयले से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। The coal that we use today was formed millions of years ago when a large fronts and swamps or marshlands were buried under the earth. ऐसा साइंटिस्टों का मानना है, जब एक लार्ज लैंड जंगलों से घिरा हुआ जो लैंड है, वो वहाँ पे कुछ भी नेचुरल फिनोमेना के होने के से वो जो लकड़ी है, वुड है, वो धरती के में समा गए, उनके अंदर दब गए, और लाखों सालों तक अर्थ के प्रेशर की वजह से वो अब कोयले में हमें इन द फॉर्म ऑफ कोल के फॉर्म में हमें मिल रहे हैं, विच इज़ अगेन अ फॉसिल फ्यूल। इट इज़ जो इसका जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, और जहाँ पर ऐसे प्लांट जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कोयले की हेल्प से जनरेट होती है उनको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। ऑल्दो कोल इज एक्सटेंसिवली अवेलेबल एंड यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज़ इट ओन डिसएडवांटेज। हालांकि कोल अभी हमारे पास है, इतना है, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पर लेकिन इसके अपने खुद के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, क्योंकि किन्हीं खास एरियाज़ पर ही कोल पाया जाता है। फिर उसको ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट करना, वेरियस थर्मल पावर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनके अलावा इनको जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बर्न करना पड़ता, तभी हमें एनर्जी फॉर्म होगी, ओके। जैसे कि आप लकड़ी भी जलाते हो, तो आप जलाते हो आग जलाने के लिए ताकि आपका खाना पक सके, तो कहीं ना कहीं उन्हें जलाना पड़ेगा, जब जाके उसमें से हीट एनर्जी निकलेगी। सेम यहाँ पे हमें कोयले को भी जलाना होगा, जब जाके हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो उस बर्निंग में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, जो मेजर जो सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करते हो, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस, ओके। मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस करती है। इन इंडिया अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है एक वेस्ट बंगाल में, रानीगंज में, ओके। धारिया, धनबाद और बोकारो, झारखंड, 2 प्लेसेस में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, और वहीं से मोस्ट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्रीज़ में कोयला को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लग जाता है, क्योंकि कहीं इंडिया में हर जगह अवेलेबल नहीं है, केवल स्पेसिफिक 2 स्टेट्स में अवेलेबल है। फिर वहाँ से जो डिफरेंट वेरियस थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, ओके। देन कम्स द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप सभी जानते हो, ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स, मशीन्स जो हैं वो इन्हीं चीज़ों पर रन करती हैं,
ओके। द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। ओके, जो वर्ड पेट्रोलियम जो का मतलब होता है रॉक ऑयल, ये डिराइव किया गया दो लैटिन वर्ड से। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल, यानी कि रॉक से जो ऑयल हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है हमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अंडरग्राउंड में जो रॉक्स हैं उनकी जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, एक रॉक की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनमें से मिलता है कि इसको ब्लैक लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। द रॉ फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड क्रूड ऑयल। जो हमें एक्चुअली जो पेट्रोल मिलता है, हमें क्रूड ऑयल मिलता है, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, उसी में से उनको एक हार्ड डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं, है ना, इनको वेरियस रिफाइनरीज में भेजते हैं, फिर वहाँ पे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, टार, ये सब उनमें से जब उनको डिस्टिल करते हैं, उनको जब उसको छानते हैं, रिफाइन करते हैं, जब जाके हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल जो हमें प्रेजेंट है वो मिलता है। ओके, जिसमें पेट्रोल हो या डीजल हो गया, ये सब। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये दोनों जगह पाया जाता है, समुद्री इलाकों में पाया जाता है ना। उसके साथ साथ कुछ अदर एरिया जो ऑफ शीशोर, जहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं है, समुद्र का नामो निशान नहीं है, वहाँ पर पाया जाता है। ओके, इट इज़ दैन प्यूरिफाइड इन रिफाइनरीज टू प्रोड्यूस डीजल, पेट्रोल। ओके, इसके बाद जो वेरियस रिफाइनरीज हैं, इस क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को अलग जगहों पे ले जाया जाता है, वहाँ पे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल जो भी इनको जो भी वहाँ से इन क्रूड ऑयल से निकलता है उसको ये लोग अलग अलग निकालते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, जैसे मैंने बताया था, पेट्रोल डीजल के अलावा कैरोसिन निकलता है, वैक्स निकलता है, मोम, है ना, इनके अलावा प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, जो चाहे वो ग्रीस हो या जो आपके गाड़ी के इंजन में जो ऑयल डलता है, ये लुब्रिकेंट्स भी इन्हीं से बनते हैं। आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ऑफनली ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, बिकॉज जो इसका जो ब्लैक, क्योंकि जो इनिशियल जो क्रूड ऑयल होता है वो जो इसका जो रंग होता है ब्लैक ही होता है, इस वजह से इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है और बहुत ज़्यादा कीमत है इसकी बढ़ रही है, इस वजह से इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम इज़ द बेसिक ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोलियम एक तरीके से पेट्रोकेमिकल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनका वो बेसिक है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें ईरान, इराक, कतर, रशिया, सऊदी अरब, यूएसए एंड वेनेजुएला ऐसी कंट्रीज है जो कि जहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज पेट्रोलियम की सबसे ज़्यादा है। ओके, ईरान, इराक, कतर, रशिया, सऊदी अरब, यूएसए एंड वेनेजुएला। ओके, इनके अलावा इंडिया में कुछ ही जगह हैं जहाँ पर पेट्रोल और रिफाइनरीज है या ऑयल प्रेजेंट है इंडिया में पेट्रोलियम का। एक आसाम में, जहाँ पर दिग्बॉय नाम का एक प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आसाम में पाया जाता है। इनके अलावा मुंबई में जो समुद्री जो कोस्ट है, बॉम्बे हाई जिसे कहा जाता है, वहाँ पे पाया जाता है। ओके, ऑन द डेल्ट ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। ओके, इनके अलावा गुजरात है, वहाँ पर भी पेट्रोल पाया जाता है। A major advantage of petroleum is that it can be easily transported in tankers and through pipelines। पर इसमें कोल के रिस्पेक्ट में अगर हम एज ए फॉसिल फ्यूल के अगर हम देखें कि कोल को हमें ट्रांसपोर्ट करना, बल्कि बहुत ज़्यादा उसको ट्रांसपोर्ट करना दिक्कत होती है, पर लेकिन हम पेट्रोल हो, नेचुरल गैसेस हों, इनको हम बहुत इजीली एक जगह से जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आइदर वाइज वाटर टैंक, जो पेट्रोल टैंक्स होते हैं जो आपने टैंकर्स देखेंगे उसके थ्रू, या फिर जो पाइपलाइंस होती हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में पाइपलाइंस डाल दी जाती है, जिसके पाइपलाइन के थ्रू, जैसे घरों में नल का पानी आता है वैसे इन पाइपलाइंस के थ्रू पेट्रोल एक जगह से जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स। अब रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें पिछले 5 या 10 सालों में, तो पेट्रोल के जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और आने वाले फ्यूचर में इसकी और आशंका है कि आने वाले फ्यूचर में और इनकी प्राइस बढ़ती जाए। ओके, जिसकी वजह से देश के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ओके, और ऐसे नेशन जिनके पास खुद के ऑयल रिजर्व नहीं है, उनको बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब पेट्रोल कम हो जाएगा तो लोग जो ये कंट्री जिनके यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल्स हैं, यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, तो वो अपने मन माफिक रेट पे बेचेंगे। देन कम्स द नेचुरल गैस। ओके, नेचुरल गैसेस जो आप लोग
एक तो आप डोमेस्टिक यूजेस में लेते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, देन आप सीएनजी, आजकल सीएनजी में यूज़ होता है। सो दिस आर द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, जो कि एक अनदर फॉसिल फ्यूल है, एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये पेट्रोल डिपॉजिट्स जहाँ होते हैं वहीं पाए जाते हैं, उनके साथ ही पाए जाते हैं। बट ड्यू टू हाई प्रेशर कंडीशन इट गेट रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। पर लेकिन सरफेस तक लाते लाते ये सिंस गैस है तो ये ख़त्म हो जाती है, मतलब ये रिलीज़ हो जाती है बहुत ईजिली। ओके, इट कैन बी इजली ट्रांसपोर्टेड इन पाइपलाइंस एंड इज ऑल्सो चीपर देन ऑयल। बट हालांकि नेचुरल गैसेस एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा चीप हैं, एंड इसको भी बहुत इजीली पाइपलाइंस के तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसका मेन डिसएडवांटेज यही होता है कि क्रूड ऑयल के साथ पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है। अब जब पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके साथ जब नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ऊपर आते आते सरफेस के आते आते ये एयर में मिल जाती है। ओके, जो नेचुरल गैस है इसका यूज़ जो होता है या तो डोमेस्टिक घरों में किया जाता है, फिर इंडस्ट्रियल यूजेस इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे किया जाता है। ऐसी बहुत कम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, जिसमें रशिया है, नॉर्वे है, यूके है, नीदरलैंड्स हैं। ये वर्ल्ड के मेजर प्रोड्यूसर हैं इन टर्म्स ऑफ गैस। ओके, इन इंडिया जो नेचुरल गैस जो पाई जाती है वो जैसलमेर में पाई जाती है, त्रिपुरा में पाई जाती है, मुंबई में ही पाई जाती है, जैसे मैंने बताया जहाँ पर पेट्रोल मिलता है उसके आसपास शोर पे मिलता है, असम में मिलती है, गुजरात में भी नेचुरल गैसेस अवेलेबल है। कंप्रेस नेचुरल गैस और सीएनजी इज अ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल। आजकल सीएनजी गैस जो कंप्रेस नेचुरल गैस है उसको भी यूज़ किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल जो है कार्स हो रही हैं वो अब सीएनजीज में आ रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली मानी जाती हैं। दिल्ली में तो इनफैक्ट जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो एक ऑटो हो या दिल्ली की सिटी बस हो, वो सब सीएनजी पर ही रन करती हैं। और आजकल बहुत सारी अदर कंपनीज जो हैं वो जो कार्स हैं और बसेस हैं उनको सीएनजी के फॉर्म में ही बना रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और इको फ्रेंडली भी और सस्ती भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चीप है। ओके, fossil fuels are depleting at an alarming rate due to an increase in their consumption. Unchecked burning of these fuels will eventually dry up the reserve. बट लेकिन फॉसिल फ्यूल जो है बहुत जल्दी डिप्लीट होती जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा खत्म होती जा रही है, क्योंकि एक तो एक्सेस यूज़ करते आ रहे हैं, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती आ रही है उतनी ज़्यादा पीपल यूज़ करते जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इवेंचुअली कहीं ना किसी दिन ये एक दिन ये सारे जो हमारे रिजर्व्स हैं ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। सो इस वजह से हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा एक्सेस यूज़ ना करना पड़े। इसके साथ साथ कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ होता है व्हीकल्स के थ्रू, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर में पॉल्यूशन भी होता है, जिसकी वजह से इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से बहुत सारी टॉक्सिक जहरीली गैसेस भी हवा में मिलती है, जिसकी वजह से हमारी एयर भी पोल्यूट होती है और उसके कारण उसकी वजह से एसिड रेन जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ओके, इनके अलावा बहुत सारी और डिसएडवांटेजेस होती है जब आप समुद्र से जब आप ऑयल को निकालते हो। तो होता है जब आप ड्रिलिंग करते हो और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हो तो कई बार जो है ऑयल है या नेचुरल गैस है ये समुद्र के पानी में जाके मिल जाती हैं। ओके, मतलब कहीं ना कहीं निकल ही जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ड्रिल कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपका वेस्ट बाहर आता ही है, तो वो कहाँ में मिलता है, वो समुद्र के पानी में मिल जाता है, जिससे कि वहाँ पे जो समुद्र का जो ऑक्सीजन जो लेवल है वो कम हो जाता है और उससे सबसे ज़्यादा हार्म जो पहुँचता है एक्वाटिक एनिमल्स को पड़ता है जो वहाँ समुद्र में रह रहे हैं, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये भी डिपेंडेंट है ऑक्सीजन पर ही, पर लेकिन सिंस ऑयल उसमें मिल जाता है या नेचुरल गैसेस उसमें जाके मिल जाती है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन लेवल उस पानी का ख़त्म हो जाता है, जिससे एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ तक हो जाती है। ओके, देन एक और जो हम चीज़ यूज़ करते आ रहे हैं हाइडल पावर। ओके, इन टर्म्स जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि आज भी मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स में जो आती है इलेक्ट्रिसिटी वो हाइडल पावर की वजह से भी आती है, जैसे मैंने बताया था। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लोइंग वाटर से भी जनरेट की जाती है और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी की मदद से जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लेट अस सी हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। क्या किया जाता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए एक डैम बनाया जाता है। सबसे पहले जहाँ पर भी हाइड्रो पावर प्लांट डालना होता है तो वहाँ पर एक डैम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो टरबाइंस होती हैं, ओके, आपने जनरेटर में अपने फैन देखा होगा वो भी एक पार्ट ऑफ अ टरबाइन है, पर लेकिन ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बड़ी बड़ी टरबाइंस लगानी पड़ती है। तो वहाँ पर जो पानी का जो प्रेशर होता है वो बहुत तेज़ी से आना चाहिए, उन टरबाइंस में बहुत तेज़ी से गिरना चाहिए, जब जाके वो टरबाइंस मूव होती है। वो जो टरबाइन जो मैकेनिकल एनर्जी बनाती है उसको हम फिर जो वहाँ पे जो इंजीनियर्स होते हैं, वहाँ पे जो मशीन्स होती है वो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और फिर उससे हमारे घरों तक वो इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ये पूरा फिनोमिना है कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। ओके, तो उसके अलावा बहुत सारी अदर यूज़ भी हो जाता है डैम बनने से। एक तो वाटर स्टोरेज हो जाता है, आसपास के इलाके में जो किसान होते हैं उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, आप पोल्ट्री या फिशिंग कर सकते हैं। ओके, आप मछली पालन जैसे काम कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी मतलब मछली जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकती हैं। ओके, तो कमाई बहुत होती है उससे भी, मतलब फ़िश फार्मिंग से भी। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो जो टर्बाइंस होती हैं उनको बहुत बड़ी ब्लेड होती हैं, उनको जनरेटर ऑन करती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एंड एज अ रिजल्ट हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आती है। और सिटीज़ में पानी का सप्लाई जो होता है वो भी डैम के थ्रू होता है, डैम के वाटर से भी होता है। तो कहीं ना कहीं डैम जो होता है वो काफ़ी यूज़फुल, बहुत उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। ओके, पानी को स्टोर करके रखना, इरिगेशन के लिए पानी पहुंचाना, फिश फार्मिंग के लिए हो जाता है। फिर इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो तो होती ही है। ओके, 1/4 of the world's electricity is produced by hydropower. The leading producer of hydropower in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. दुनिया में 1/4 यानी 20% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो पावर ही हो रही है, मतलब हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और मेजर जो प्रोड्यूसर हैं वो नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना, नॉर्वे, पराग्वे है। द इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया आर, जो इम्पोर्टेंट या सबसे बड़े जो हाइड्रो पावर स्टेशन है वो है भाखरा नांगल, गांधी सागर डैम, नागार्जुन एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर डैम है। ओके, hydroelectricity is a non-polluting form of energy. However, setting up a hydropower plant is very expensive and it requires the construction of dam. अब हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉन पोल्यूटिंग है, उससे नेचर को कोई फ़र्क वो नहीं पड़ता है, पॉल्यूट नहीं होता, हार्म नहीं पहुंचता है, बिकॉज वाटर से बनती है। जहाँ पे टरबाइन जो यूज़ होती हैं वो पानी से चलती है, ना ही किसी अदर सोर्स से चलती हैं। वैसे थर्मल में देखते तो हमें कोयला जलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। बट लेकिन हाइड्रो पावर जो है वो इको फ्रेंडली है। बट लेकिन उसको सेटअप करने के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। एक पूरा एंटायर एरिया खाली करवाना पड़ता है, वहाँ डैम कंस्ट्रक्शन करवाना, तो काफ़ी पैसा लग जाता है। नियर बाई के एरियाज़ को एवैक्यूएट कराना पड़ता है कि कभी बाई चांस डैम कभी फेल हो गया है, डैम मतलब पानी एक्सेस हो गया है, कभी डैम टूट जाता है बाई मिस्टेक, फेल हो जाता है, तो पूरा एरिया पानी में समा सकता है। इसलिए आसपास के पूरा एरिया को डिस्टर्ब होता है, लोकल कम्युनिटी को सफ़र करना पड़ता है, उनके घरों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, उनको मुआवजा देना पड़ता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके बाद आसपास जब बारिश के समय आसपास के जो रीजन है उनमें बाढ़ का पानी समा जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल हैबिटेट है, एनिमल्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है वाइल सेटिंग अप एन हाइडल पावर प्लांट, एंड इट इज़ मोर, आप यूँ बोल सकते बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जिस वजह से जो हाइडल पावर प्लांट है उसको सेट करने में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। ओके, जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी की जो कि हमारे पास है तो सही, पर लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिसमें हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कुछ ऐसी एनर्जी हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, बट लेकिन ड्यू टू प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से हम प्रॉपरली हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं उस एनर्जी को और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। बट लेकिन आने वाले सालों में यही नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, इन जो कन्वेंशनल एनर्जी इनकी जगह लेंगी। इसमें सोलर एनर्जी हो गई, आपकी विंड एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ये इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेस रहेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।